हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है गजनी नरेश का वध। तो बच्चों, इस नाटक में ये एक एकांकी है। इस नाटक में अंतिम राजपूत दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान की वीरगाथा का निरूपण अत्यंत रोचक ढंग से किया गया है। गजनी के शासक मोहम्मद गौरी के साथ हुए दो युद्धों अर्थात अंततः गौरी के अपने दरबार में ही शब्द भेदी बाण द्वारा किए गए उसके वध को नाट्य शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए आरंभ करते हैं अध्याय को। सबसे पहले पात्र परिचय ले लेते हैं बच्चों। पृथ्वीराज चौहान है जो दिल्ली के नरेश हैं। सिपह सलार गजनी का सेनापति है। चंदम्बर दाई दिल्ली नरेश के कवि मित्र। मोहम्मद गौरी गजनी नरेश है। चामुंडा राय दिल्ली नरेश के सेनापति और वजीर आजम गजनी का प्रधानमंत्री। तो चलिए दृश्य एक आरंभ होता है। दिल्ली नरेश का दरबार जो तरावड़ी के पहले युद्ध में गजनी नरेश पर विजय के उपलक्ष्य में खूब सजा हुआ है। सभी सामंत यानी कि वहां पर उपस्थित जो लोग हैं सामंत अपने अपने आसनों पर विराजमान है। पृथ्वीराज सेनापति चामुंडा राय, हमें आपकी वीरता पर गर्व है, अतः आप अपने रण कौशल्य यानी कि आपने जो रण में युद्ध भूमि में वीरता दिखाई है, रण कौशल्य के लिए सोने की तलवार ग्रहण कीजिए। चामुंडा राय उठकर प्रणाम करते हुए, दिल्ली नरेश की जय हो। सेवक का तन और प्राण आपकी तथा आपके राज्य की धरोहर है। यह तुच्छ सेवक आपसे पुरस्कार प्राप्त करके धन्य हो गया है। आर्य, मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। ईश्वर आपकी प्रतिष्ठा अर्थात आपके मान सम्मान अथवा सम्मान में दिन दुगनी तथा रात चौगनी वृद्धि करे। चामुंडा राय सोने की तलवार ग्रहण कर लेता है। पृथ्वीराज, द्वारपाल गजनी नरेश को दरबार में उपस्थित किया जाए। द्वारपाल, जो आज्ञा महाराज। कुछ ही क्षणों में द्वारपाल गजनी नरेश को लेकर आता है। मोहम्मद गौरी झुककर प्रणाम करते हुए, बंदे का सलाम कबूल फरमाए हुजूर। कबूल यानी कि इसे ग्रहण करें। पृथ्वीराज, कैसे हो गौरी? सामंतों की ओर देखते हुए, गजनी नरेश को उच्च आसन प्रदान किया जाए। चंदम्बर राय अपना आसन छोड़ते हुए, आइए सुल्तान विराजिए। मोहम्मद गौरी, शुक्रिया। इस मेहरबानी के बदले हम आपकी एक मुराद पूरी करने का वचन देते हैं। पृथ्वीराज, गौरी तुमने एक बार फिर अपना वचन भंग किया है। बोलो, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए? सम्मानजनक मृत्यु चाहते हो या अपमानजनक क्षमा? मोहम्मद गौरी, हुजूर का इकबाल बुलंद हो अर्थात आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैले। मैं आपसे मुआफ़ी की भीख मांगता हूँ और खुदाए पाक की कसम खाता हूँ कि फिर कभी आपके मुल्क की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। चामुंडा राय उठकर, महाराज हम विनती करते हैं कि इस धोखेबाज की कसम पर विश्वास न किया जाए। पृथ्वीराज, चामुंड हम राजपूत हैं, दया की भीख को ठुकराकर राजपूतनी आन का तिरस्कार नहीं कर सकते। तिरस्कार यानी कि उसका निरादर नहीं कर सकते। गौरी, यदि तुमने पुनः इस कसम को तोड़ा तो महादेव की सौगंध हम अपने हाथों तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। मोहम्मद गौरी, लाख लाख मुबारकबाद है दिल्ली नरेश को जवामर्दी की। अल्लाह आपके जलाल को कयामत तक कायम रखे। पृथ्वीराज, चामुंड हमें आपकी भावनाओं पर गर्व है, परंतु आप भी तो सच्चे राजपूत हैं। आइए इस अधम को सादर राज्य की सीमा के पार पहुंचा दीजिए। पर्दा गिरता है। दृश्य दूसरा आरंभ होता है। दिल्ली राज्य की सीमा के पार मोहम्मद गौरी का शिविर। गौरी अपने आसन पर विराजमान है। सभी सामंत अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। गौरी कड़कती आवाज में अपने वजीर आजम को संबोधित करता है। मोहम्मद गौरी, वजीर आजम, हम इतनी बड़ी फौज लाकर भी पृथ्वीराज को क्यों नहीं जीत पाते? वजीर आजम, आलीजा, उस शेर बब्बर पर फतेह हासिल करना, फतेह यानी कि जीत हासिल करना नामुमकिन है। हमें धोखाधड़ी का सहारा लेना होगा। मेरी नाचीज अक्ल में एक चाल है अर्थात मेरी छोटी सी अक्ल में एक चाल आई है। मोहम्मद गौरी, साफ साफ कहो कि तुम क्या कहना चाहते हो? वजीर आजम, राजपूत गाय को मुकद्दस जानवर मानते हैं यानी कि बहुत किस्मत वाला जानवर मानते हैं। क्यों ना हम हमला करके वक्त गायों की दो कतारें अपनी फौज के आगे खड़ी कर दें। राजपूत गायों पर वार नहीं करेंगे और हमारे सिपाही उन्हें खदेड़ देंगे। मोहम्मद गौरी, लानत है तुम पर, क्या यह बहादुरी होगी? ऐसा करने के बाद हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? वजीर आजम, आली जहां जंग में सब कुछ जायज होता है, जायज यानी कि सब कुछ ठीक होता है। गुस्ताव की मुआफ हो तो सच्ची बात कहूं, अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल तो आप अब भी नहीं है।
कितनी बार खुदाए पाक की कसम खाने के बाद भी आपने हिंदुस्तान पर हमला किया है। मोहम्मद गौरी लज्जतापूर्ण मुस्कान। ठीक है, फौरन हमले की तैयारी की जाए। पर्दा गिरता है। दृश्य तीसरा आरंभ होता है। तरावड़ी के युद्ध क्षेत्र में गजनी की सेना के आगे गायों की 2 कतारें। चामुंडा राय, महाराज, गौरी ने अत्यंत कार्यतापूर्ण चाल चली है। उसने अपनी सेना के आगे गायों की 2 पंक्तियां खड़ी कर दी हैं। पृथ्वीराज, चामुंड, हम गौमात्रा पर शस्त्र नहीं उठा सकते। इस अवस्था में हमारी पराजय निश्चित है। चामुंडा राय, ऐसा लगता है कि भाग्य इस बार हमारे विरुद्ध है। गजनी के सैनिक राजपूत सेना को हताहत करने लगे तथा कुछ ही समय में पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए। मोहम्मद गौरी, सिपह सलार, पृथ्वीराज को हमारे सामने पेश किया जाए। सिपह सलार, अभी लीजिए हुजूर। सिपह सलार पृथ्वीराज को बेड़ियों में जकड़कर गौरी के शिविर में लगे दरबार में ले जाता है। पृथ्वीराज बेड़ियों में जकड़े गौरी के समक्ष तन कर खड़े हैं। मोहम्मद गौरी, कैसे हो चौहान? पृथ्वीराज, तुमसे कहीं अच्छा हूं निर्लज। मैं एक वीर राजपूत हूं, मरना जानता हूं परंतु झुकना नहीं। तू एक नीच धोखेबाज है। यह धोखा तुमने मुझे नहीं अपने खुदाए पाक को दिया है और इसका दंड भुगतने के लिए तैयार है। उसके यहाँ देर है परंतु अंधेर नहीं। सिपह सलार, चौहान, तुम्हारी जबान दर्जी हद से बढ़ गई है, अर्थात तुम्हारी बदजुबानी बढ़ गई है ज्यादा। तुम आली जहां की तौहीन कर रहे हो, तौहीन यानी कि उनकी बेइज्जती कर रहे हो। पृथ्वीराज, सच्चा राजपूत किसी हद को नहीं मानता। किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे साथ तलवार युद्ध के लिए सामने आए। चारों ओर सन्नाटा। चुल्ली भर पानी में डूब मर निर्लज गौरी। है कोई तेरा योद्धा जो मेरी तलवार का उत्तर दे? पृथ्वीराज चौहान गौरी को क्रोध भरी दृष्टि से देखते हैं। गौरी उनसे दृष्टि मिलाने में असमर्थ होकर मुंह एक और घुमा लेता है। मोहम्मद गौरी, सिपह सालार, हमें इस शेर की आंखों से बहुत डर लगता है। इसकी आंखें निकलवा दी जाएं तथा गजनी लौटने की तैयारी की जाए। हम वहां जाकर चौहान पर अपनी फतह का जश्न मनाएंगे। और पर्दा गिरता है। दृश्य चौथा, गजनी में गौरी का दरबार। सभी अमीर वजीर अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। एक सैनिक आली जहां दिल्ली से चंदनबरदाई नामक एक राजपूत आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। मोहम्मद गौरी, उसे बाइज्जत अंदर लाया जाए। चंदरदाई प्रणाम करते हुए, सुल्तान की जय हो, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मोहम्मद गौरी, कहो चंदनबरदाई, क्या चाहते हो? चंदबरदाई, सुल्तान, आपने मुझे एक मनचाही इच्छा पूरी करने का वचन दिया था। मोहम्मद गौरी, हाँ हाँ, खूब याद है हमें। पृथ्वीराज की रिहाई के अलावा जो भी चाहो मांग सकते हो। चंदबरदाई, यह शर्त क्यों सुल्तान? मोहम्मद गौरी, क्योंकि हमने उसकी आंखें निकलवा दी हैं जिनसे हमें बहुत डर लगता था। एक खुखार शेर की आंखों से भी भयानक थी वे। अब अपने अंधे राजा को रिहा करवा कर क्या करोगे तुम? चंदबरदाई, तो मुझे अपने महाराज से मिलने की अनुमति दी जाए। मोहम्मद गौरी, क्यों नहीं? एक सैनिक की ओर देखकर, ले जाओ इन्हें चौहान के पास। दृश्य पांचवा आरंभ होता है। जेल का दृश्य। चंदबरदाई जेल में, महाराज की जय हो। मैं कैसे देखूं आपकी यह दुर्दशा? दुर्दशा यानी कि खराब हालत। तो चंदबरदाई ने कहा, मैं आपकी बुरी हालत कैसे देखूं? पृथ्वीराज, योद्धा पश्चाताप नहीं किया करते मित्र। सब कुछ विधि के विधान के अनुसार ही होता है, अर्थात जो ईश्वर ने चाहा है वही होता है। चंदबरदाई, आप ठीक कहते हैं महाराज, परंतु विधि का विधान अभी पूरा नहीं हुआ। पृथ्वीराज चकित होकर, क्या कहना चाहते हो मित्र? चंदबरदाई चौहान के कान में कुछ कहते हुए, चलता हूं महाराज। दृश्य 6 आरंभ होता है। मोहम्मद गौरी के दरबार का दृश्य। मोहम्मद गौरी चंदबरदाई को देखकर, मिलाए अंधे चौहान से, कैसा है वह? चंदबरदाई, सिंह हर हालत में सिंह ही रहता है सुल्तान। हमारे महाराज तो नेत्रहीन होकर भी अपूर्व योद्धा हैं। वे केवल शब्द सुनकर निशाना लगा सकते हैं। मोहम्मद गौरी, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। चंदबरदाई, तो परख लीजिए सुल्तान, हाथ कंगन को आरसी क्या? मोहम्मद गौरी, मगर कैसे? चंदबरदाई, लोहे का एक तवा दीवार पर लटका दिया जाए, फिर उस पर चोट करके आवाज की जाए, हमारे महाराज उसी पर निशाना लगा देंगे। मोहम्मद गौरी, ठीक है, हम यह कमाल जरूर देखना चाहेंगे। और पर्दा गिरता है। दृश्य 7 आरंभ होता है। गजनी में गौरी का दरबार। सभी अमीर वजीर अपनी अपनी जगह बैठे हैं। दीवार पर 2 तवे लटका दिए गए और चौहान को वहां लाया गया। मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज, आज हम तुम्हारी निशानेबाजी का कमाल देखेंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? पृथ्वीराज, एक बंदी को क्या एतराज हो सकता है भला?
मोहम्मद गौरी एक सैनिक की ओर देखकर, जाओ जाकर एक तवे पर आवाज करो। तवे पर आवाज होते ही पृथ्वीराज चौहान उस पर निशाना लगा देते हैं। मोहम्मद गौरी, बहुत खूब चौहान, मान गए तुम्हारी तीरंदाजी को, लेकिन हम एक बार फिर तुम्हारा करतब देखना चाहेंगे। पृथ्वीराज, अवश्य, तो तवे पर पुनः आवाज की जाए। मोहम्मद गौरी, नहीं, इस एक नए तवे पर आवाज की जाएगी और तुम्हें निशाना वहां लगाना होगा। दूसरे तवे पर आवाज की जाती है तथा पृथ्वीराज वहीं निशाना लगा देते हैं। पृथ्वीराज गौरी पर तीर छोड़ते हुए, तो यह ले कायर, यमलोक की हवा खा, जा, खुदाए पाक ने तुझे तेरे पापों का हिसाब करने के लिए बुलाया है। चौहान का तीर सुल्तान की छाती को पार कर जाता है, वह ढेर हो जाता है। सिपह सलार, पकड़ लो दोनों को और सर कलम कर दो इन काफिरों का। चंद बरदाई, जय भारत महाराज, दोनों अपनी अपनी कटार से अपने अपने प्राण ले लेते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, ये छोटा सा एकांकी समझाता है कि वीरता को किसी चीज का भय नहीं होता, वो अपने बलिदान से नहीं डरते। सबसे प्रमुख उनके लिए अपनी मातृभूमि की रक्षा करना होता है, स्वयं की रक्षा नहीं। आइए मौखिक प्रश्नों की तरफ चल पड़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अभ्यास प्रश्नों की ओर चला जाए। सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति के प्रश्न। मौखिक प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने सोने की तलवार किसे भेंट की? तो पृथ्वीराज चौहान ने सोने की तलवार चामुंडा राय को भेंट की थी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे आप। लिखित अभिव्यक्ति में पहला प्रश्न आ रहा है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पहला प्रश्न, तारावड़ी के पहले युद्ध में हार हुई थी, किसकी हार हुई थी? मोहम्मद गौरी की। दूसरा वाला विकल्प सही है। इसी प्रकार बाकी के सही विकल्प आप स्वयं चुनेंगे। ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, आप अपने रण कौशल के लिए यह पुरस्कार ग्रहण कीजिए। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं भरिएगा। ग, निम्नलिखित प्रश्नों के एक या दो शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, तारावड़ी के युद्ध में दिल्ली का सेनापति कौन था? दिल्ली का सेनापति चामुंडा राय था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे आप। घ, नीचे दी गई पंक्ति के द्वारा कब और कहाँ कही गई है? मेरे तन और प्राण आपकी धरोहर है। ये चामुंडा राय ने पृथ्वीराज चौहान को कहा था जब उन्होंने युद्ध जीता था। बाकी के सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर स्वयं दीजिएगा। ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध के बाद गौरी को मुक्त क्यों किया? पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध के बाद गौरी को मुक्त इसलिए किया क्योंकि वह उन्हें क्षमा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे वापस इस प्रकार गद्दारी से बदला लेंगे। बाकी के प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप इसी प्रकार स्वयं कीजिएगा। कल्पना की उड़ान का प्रश्न है कि आप जानते हैं कि हमारे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान से पूर्व कौन सा योद्धा शब्द भेदी बात चढ़ाने के लिए विख्यात था? नहीं जानते हैं तो इसे पता कीजिए और इनके बारे में यहाँ पर लिखिए। भाषा की बात, पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखने, नरेश का नर और राजा, ठीक है, नृप और नार, राजा लिखेंगे। इसी प्रकार बाकी की पर्यायवाची स्वयं लिखिएगा। अगला प्रश्न है, अब नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। मुगले आजम किसे कहा जाता है? बादशाह को कहा जाता है। बाकी के अर्थ स्वयं स्पष्ट करेंगे। गौ, मुहावरों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वचन निभाना, यानी कि अपने वादे का पक्का होना। राणा प्रताप अपने वचन निभाने में सबसे आगे रहते थे। इसी प्रकार बाकी के मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग स्वयं कीजिए। घ, नीचे दिए गए प्रत्येक युग्म के शब्दों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अंतर स्पष्ट हो जाए। गर्व, राणा सांगा पर सभी देशवासियों को गर्व है। गर्व, माता के गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। इसी प्रकार बाकी के वाक्य प्रयोग स्वयं कीजिए। विशेष संवर्धक गतिविधियों पर बच्चों आपको करना है। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के व्यक्तित्व का तुलनात्मक चित्रण कीजिए। आप दोनों के व्यक्तित्व को समझ गए होंगे, अब इनका अध्ययन करके लिखिए कि किसका व्यवहार कैसा था। दूसरा, प्रस्तुत नाटक से हमें क्या शिक्षा मिलती है, विस्तार से बताइए। अब ये नाटक आपको क्या शिक्षा देता है, इसके बारे में बताइए। और अगला प्रश्न है बच्चों, पृथ्वीराज चौहान तथा चंद्रबाई से संबंधित कोई अन्य कहानी अपने विद्यालय के पुस्तकालय से ढूंढिए अथवा इतिहास से अपने शिक्षकों से पता कीजिए। तो बच्चों, ये सारे प्रश्न आपने स्वयं करने हैं और इसी प्रकार ये नाटक हमें समझाता है कि विश्वासघाती होता है, उस पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया और पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें विनम्रता के साथ छोड़ दिया, लेकिन गद्दार को उसकी गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए और अंत में पृथ्वीराज चौहान ने यही किया। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस नाटक की सीख को अच्छे से समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि हमें सही समय पर अपने विवेक का प्रदर्शन करना चाहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।